हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो वैद्युत रासायनिक सेल है और सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, एक गिब्स ऊर्जा होती है और इस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल आता है हमेशा, ठीक है। होता क्या है ये देखो, तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेल है, सेल अभिक्रिया, ठीक है ना। ये कहता है किसी सेल अभिक्रिया में प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में किया गया जो विद्युत कार्य होगा, माने 1 सेकंड में कितना विद्युत कार्य करता है, ठीक है ना। ये वाली लाइन याद रखनी है आपको। मान लीजिए कोई किसी रासायनिक सेल अभिक्रिया में 1 सेकंड में किया गया विद्युतीय जो कार्य होगा, वो क्या कितना होगा, कुल आवेश, देखो कुल प्रभावित आवेश एवं सेल विभव के गुणनफल के बराबर होगा। भाई ये गिब्स ऊर्जा हो गई, है ना। ये ये पहले उन्होंने कहा कि मान लीजिए 1 सेकंड में 1 सेकंड में किसी सेल अभिक्रिया द्वारा किया गया जो विद्युतीय कार्य होगा, वो किसके बराबर होना है, कुल प्रभावित आवेश, जितना हम उसमें आवेश प्रवाहित हुआ, और सेल विभव के गुणन के फल के बराबर। यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से आएगा, यानी कि जो हमारे पास W है और विद्युतीय कार्य, ये होगा NF इंटू ई सेल, जहां पर NF क्या बेटा, ये NF है हमारे पास प्रभावित आवेश, और जो सेल विभव है E, ये सेल विभव होता है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 सेकंड में किया गया कार्य के बराबर होगा, विद्युतीय कार्य के बराबर होगा। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब माने कि ऊर्जा क्या होती है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि कहता है कि यदि सेल से विद्युत का प्रवाह उत्क्रमणीय रूप से होता हो, उत्क्रमणीय रूप का मतलब समझते बेटा, कि उत्क्रमणीय रूप होता है बेटा दोनों तरफ, यानी कि अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में, है ना। यहाँ पर देखो यदि कह रहा है कि सेल विद्युतीय प्रवाह उत्क्रमणीय रूप से हो, दोनों तरफ हो, तो विद्युतीय कार्य अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, विद्युतीय कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जब उत्क्रमणीय होगा इसमें, उस समय क्या होगा, उसका जो विद्युतीय कार्य होगा सबसे अधिक होगा, ठीक है। उस सबसे अधिक के लिए हम क्या करेंगे, ये कहता है कि सेल द्वारा उत्क्रमणीय रूप से किया गया कार्य जो होगा, वो क्या होगा, सेल अभिक्रिया की देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा की कमी के बराबर होगा। जितनी गिब्स ऊर्जा में कमी होगी, वो क्या होगा, उत्क्रमणीय रूप से किया गया कार्य के बराबर होगा। अब गिब्स ऊर्जा देखो, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि जो W मैक्सिमम होगा, जैसे W विद्युतीय कार्य था ना बेटा, यहाँ पर देखो W जो कार्य है वो मैक्सिमम होगा, वो होगा NF इंटू ई सेल। और ये क्या होगा, ये हमेशा जितना कमी होगी किसमें, गिब्स ऊर्जा में, ये गिब्स ऊर्जा कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा, है ना। तो गिब्स ऊर्जा में जितनी कमी होगी, वो क्या कहलाएगी, उसको वो उसके कार्य के बराबर होगा, मैक्सिमम कार्य के बराबर होगा, है ना। तो सेल के जो गिब्स ऊर्जा है जितनी कमी होगी, वो उसके बराबर होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कैसे लिखा सकता है, मानक, यदि मानक अवस्था ली जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ई नॉट सेल, देखो ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल हो जाए, है ना। और जो हमारे पास गिब्स ऊर्जा है, वो मानक अवस्था पर गिब्स ऊर्जा हो जाए। ऐसी दशा में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ और ई नोट। ये कैसे हुआ बेटा, देखो इसी से निकाल सकते हैं हम इसको। जो हमारे पास क्या था, यहाँ था, ये वाली इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, एन एफ इंटू ई सेल, है ना। और इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस, ये था हमारे पास आर जी, ठीक है ना। यदि हम इसको इधर की तरफ ले जाएं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये दोनों तरफ बदल सकता है। तो हम इसको डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एन एफ इंटू ई सेल, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू देखो, उसने कहा कि मान लीजिए हमारे पास ई सेल बराबर ई नोट सेल है, देखो ई सेल बराबर ई नोट सेल है, और डेल्टा आर जी बराबर क्या है, डेल्टा आर जी नोट है ना। तो इसकी जगह इस वैल्यू को रख लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा आर जी नोट
इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यहाँ होगा NF इंटू ई नोट सेल। तो ये मानक अवस्था पर हम गिब्स ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये मानक अवस्था पर क्या है, गिब्स ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया होता है ना, कि गिब्स ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो ये है वैद्युत रासायनिक सेल के लिए गिब्स ऊर्जा। वैद्युत रासायनिक सेल जो हमारे पास है उसके लिए गिब्स ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जा सकती है। ठीक है। अब दूसरा है इसमें गिब्स ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक, दो चीजें है। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था जानते हैं बेटा आप लोग, साम्य अवस्था क्या होती है? यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखेंगे तो साम्य अवस्था क्या हुई? किसी बच्चे को मालूम है बेटा साम्य अवस्था? किसी को नहीं मालूम? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मानो हमारे पास कोई पदार्थ ए है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ ए है और ये बी में कन्वर्ट होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए ए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ए पदार्थ है और बी में परिवर्तित हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे शुरू शुरू में अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, यहाँ से फटाफट ये इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन जब क्या होगा, 50% ये बन जाए और 50% ये हो जाए, तो क्योंकि अब अभिकारक की सांद्रता कम हो गई है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई है, दोनों बराबर साम्य अवस्था में आ गए। ऐसी दशा में क्या होता है, ये अभिक्रिया थोड़ी देर के लिए इधर चलती है, फिर थोड़ी देर के लिए इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है और इनका जो वेग होता है बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पेंडुलम से। ऐसे हम पेंडुलम लेते हैं और जब इसको ऐसे करते हैं बेटे, इधर और इधर, जैसे घूमता है पेंडुलम, ऐसे ऐसे जाता है, इसमें क्या होता है कि बराबर इधर भी उतने जाता है, इधर भी उतने जाता है, धीरे धीरे कम होता रहता है ऐसे। तो उसको साम्यावस्था कह सकते हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसका वेग, क्या होगा, ठीक है ना। अग्र दिशा में, अगर मैंने यदि माना क्या होगी, आगे की तरफ चलती है अभिक्रिया अग्र दिशा में, और पश्चिम दिशा में पीछे के ऊपर जब चलती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। जब इनका वेग क्या होगा, बराबर होगा, इनका वेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, साम्य अवस्था कहलाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साम्य अवस्था। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। तो सभी को समझ में आ गया। तो साम्य अवस्था ये मानी जाती है जहां अग्र की दिशा, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्चात अभिक्रिया की वेग के बराबर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। वो साम्य अवस्था हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ देखो, इन दोनों के बीच क्या होगा, साम्य। तो पहले हमारे पास गिब्स, देखो मानक अवस्था पर गिब्स ऊर्जा तो ये थी, ठीक है ना। परंतु यदि हम देखेंगे, जो साम्य अवस्था होती है बेटे, वो किस प्रकार से निकाली जाती है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ई नोट सेल होगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन है, और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉग और केसी। ये है केसी, केसी हमारे पास साम्य अवस्था है। तो इन दोनों में यदि हम देखें, ये साम्यावस्था के लिए सेल, सेल भी वो निकला और ये गिब्स ऊर्जा है। इनके बीच किस प्रकार का संबंध हो सकता है ना। इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों क्या है, ये भी ई नोट सेल यहाँ से निकालेंगे। यदि हम ई नोट सेल निकालते हैं, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ये बटे में चले जाएगा, इसका एन एफ चले जाएगा, है ना, माइनस एन एफ। तो यहाँ पर क्या होना है, ये जो वैल्यू है, ये माइनस एन एफ यहाँ से आएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना। और इन्हीं दोनों को मान इस प्रकार से आ जाएगा बेटा, जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या क्या मान रख सकते हैं, आर का मान हमें मालूम रहता है, कितना होता है बेटा, 8.314, है ना। टी की वैल्यू यदि मानक अवस्था पर देखेंगे तो 298 केल्विन होगा, है ना। एंड एफ की वैल्यू कितनी होती है, फैराडे 96,487 या 587 होता है, 487 होता है आई थिंक, है ना। और इसको हम 96,500 लिखते हैं जनरली। ठीक है। और n की वैल्यू हमारे पास जो संख्या उस रिएक्शन में होगी उस हिसाब से, इस वैल्यू को टोटल यहाँ पर देखेंगे तो ये इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि 2.
303 RT log KC। NF से NF से कैंसिल हो जाएगा, दोनों NF से NF कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा G इज इक्वल टू इतनी आ जाएगी, है ना। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा RG नोट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस RT। और इसको क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट, इसको क्या कर सकते हैं, लीनियर में परिवर्तित कर सकते हैं LN में, है ना। इसको और लॉग, यहाँ से लॉग कन्वर्ट हो जाएगा LN में बराबर KC। तो इस प्रकार से लास्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास सिंपल गिब्स ऊर्जा। इस गिब्स ऊर्जा पर हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, अब आप अभी तक तो पढ़ रहे थे हम बेटा, कौन पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब शुरू करते हैं हम, कौन सा सेल, विद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है बेटा विद्युत अपघटनी सेल, इसकी परिभाषा बताओ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, आप लोगों को गैल्वेनिक सेल बताना है। गैल्वेनिक सेल क्या है, जो जो रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। बिल्कुल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। और ये कौन सा सेल है विद्युत अपघटनी सेल, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वैद्युत अपघटनी सेल होगा, उसमें क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा वो बदल रही किसमें, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है ना। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने सारी चीजें क्या पढ़ी, जहां पर क्या हो रहा था, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही थी, विद्युत ऊर्जा में। अब हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना है कहाँ पर क्या क्या चाहिए। तो पहला है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब क्या करेंगे, प्रत्येक अपघटनी सेल में क्या होंगे, चालकत्व तो है, इन चीजों को जानेंगे। तो पहले क्या है, जो वैद्युत अपघटनी विलयन है, उसका चालकत्व तो देखते हैं, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा, है ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर कहता है कि किसी भी चालक का विद्युतीय प्रतिरोध, मान लीजिए हमने देखा चालक वैसे किस रूप में आता है, चालक हम तार को कहते हैं बेटा, है ना, चालक जिसमें विद्युत धारा बहती हो। तो तार वाली कंडीशन नहीं, तार वाली कंडीशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये वाला काम आप फिजिक्स में करते हैं। यहाँ पर जो भी काम होगा वो विद्युत अपघटनी विलयन में होगा, है ना, विद्युत अपघटनी के विलयन में होगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है किसी चालक का विद्युतीय प्रतिरोध, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, विद्युतीय प्रतिरोध आर है। देखो विद्युतीय प्रतिरोध क्या है, आर, प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं, और उसकी लंबाई, मान लीजिए एक तार है यहाँ पर, उसकी लंबाई क्या है, एल है। देखो एक विद्युतीय प्रतिरोध क्या है, आर है, ये विद्युतीय प्रतिरोध आर है, और उसकी लंबाई क्या है, एल है। तो ये कहता है कि देखो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यदि हम ऐसे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा, है ना, आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो आर है ये क्या होगा, इसके आर जो होगा उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, कोई तार तार है, उसका प्रतिरोध आर है, वो हमेशा उसके लंबाई के समानुपाती होगा। लंबा, इस समानुपाती का मतलब क्या होगा बेटा, मान लीजिए हम तार की लंबाई इतनी थी, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा। मान लीजिए एक तार छोटा है, इतना छोटा है, और एक तार बहुत बड़ा है, इन दोनों में प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, बड़े वाले तार का। हाँ। अन्य बच्चे समझ रहे हैं बेटा, अन्य बच्चों ने समझा कि ये कहना चाह रहा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। किसी चालक तार का विद्युतीय प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है, यदि तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये मतलब हुआ इसका। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब क्या हुआ, यदि तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
तार की लंबाई घटाओगे प्रतिरोध घटेगा, समानुपाती, समान अनुपात में वो क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। दूसरा कह रहा है देखो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मान लीजिए इस तार का क्षेत्रफल यहाँ से ऐसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल है ना, ये गोला इस टाइप से होता है ना। यदि हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती टू 1/e, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए हमने ए माना, तो यदि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये मतलब हुआ। यहाँ पर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, समान अनुपात में बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये प्रतिरोध का नियम था कि किस प्रकार से परिवर्तित होता है ना। यहाँ पर देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, समानुपाती होगा। दूसरा ये देखेंगे आर इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। और दोनों यदि हम लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, है ना। तो यानी कि यदि हम इसको देखेंगे, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, और यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा R इज इक्वल टू रो, ये रो है बेटा, रो L/A। और रो क्या है, रो एक समानुपाती स्थिरांक है। जो ये रो है यहाँ पर, ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है ना। और ये जो समानुपाती स्थिरांक है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहेंगे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे रो को क्या बोलेंगे बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है ना, ये इसको कहा जाता है। अब यहाँ देखो आर जो विद्युतीय प्रतिरोध है, आर है, उसका इकाई क्या होता है, ओम, है ना। ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ये ओम, माना 10 ओम, माना हमने कहा है इसका प्रतिरोध कितना ओम है तो 10 ओम आ जाए, है ना। ये प्रतिरोध को निकालने के लिए इकाई होती है, जैसे 10 ओम हो गया, 20 ओम हो गया, इस टाइप से हम ओम को लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विद्युतीय प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक है वो है ओम, क्या है, ओम। याद रखना आप लोगों को कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, ठीक है ना। और यदि हम इसमें आगे देखेंगे तो जो रो है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो है, इसका होगा ओम मीटर, ऐसा ही मात्रा का बेटा, है ना, ओम मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे ओम मीटर, ओम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और मीटर यहाँ पर ओम मीटर है ना। परंतु सामान्यतः ओम सेंटीमीटर के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, सामान्यतः क्या करते हैं इसको, ओम सेंटीमीटर के रूप में। तो एक ही चीज है, ओम मीटर ओम सेंटीमीटर, दोनों लंबाई की मात्रा का है। तो ये है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, ये समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई विद्युतीय, कोई चालक हमारे पास है, यदि हम उसका विद्युतीय प्रतिरोध क्या होगा, आर है, और उसकी लंबाई के जो एल के क्या होगा, समानुपाती, और ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा हमेशा, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये तो था तार के लिए, लेकिन हमारा जो मूल कर्तव्य है वो बिलियनों के लिए बेटा। यहाँ पर जो यदि हम देखेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो एक बिलियन के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, बिलियन के लिए। हम यहाँ पर किसके लिए पढ़ रहे हैं, बिलियन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे हैं तारों में विद्युत प्रतिरोध नहीं चेक कर रहे हैं, हम किसी बिलियन में प्रतिरोध चेक कर रहे हैं, है ना। ये है मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर। देखो अब प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध होता है जब 1 मीटर, ठीक है ना, जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर उसका प्रतिरोध क्षेत्रफल होना चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, यदि हम यहाँ पर चालकत्व देखें तो चालकत्व क्या होगा, तो यहाँ यदि हम चालकत्व देखेंगे तो पहले पहले कंडीशन है चालकत्व, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है,
प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? देखो, व्युत्क्रम इस प्रकार से होता है, जैसे आर हमारे पास प्रतिरोध है ना? और इसका व्युत्क्रम हो गया 1/G। ये व्युत्क्रम हो गया। जी यदि हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि जी को हम चालकत्व कहते हैं। देखो, प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम, प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इस प्रकार से लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/G। ये है, ये व्युत्क्रम आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो व्युत्क्रम, इसी को हम क्या बोलेंगे? चालकत्व कहेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर चालकत्व क्या है? यदि हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम इसको इस टाइप से लिख रहे हैं, तो हम चालकत्व का व्युत्क्रम क्या लिख सकते हैं? G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये आएगा। देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, पर यहाँ पर यदि इसको इस प्रकार से देखेंगे, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/R, है ना? और ये क्या कहलाएगा? चालकत्व कहलाएगा। ये बराबर G के होगा, है ना? इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ देख लो, ये क्या है हमारे पास? देखो, G इज इक्वल टू क्या हुआ? बराबर क्या हुआ? 1/R हुआ, व्युत्क्रम हुआ। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? चालकत्व होगा। और इस R को अभी हमने निकाला था, R बराबर क्या निकाला था? रो L अपॉन E तो निकाला था। इससे पहले हमने तो ये तो निकाला था कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोधकता L अपॉन A था। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे, देखो यहाँ पर R की जगह रखेंगे, तो हमारे पास G इज इक्वल टू क्या होगा? G बराबर क्या आएगा? 1/, देखो इसको हम रो इंटू एल कर सकते हैं बेटा, है ना? रो इंटू एल अपॉन ए, ऐसा आ जाएगा। इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा? ए अपॉन, यहाँ आएगा रो इंटू एल। ठीक है ना? इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, रो अपॉन एल आ जाएगा। ये हमारे पास हो सकता है ना? और यहाँ थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया इन्होंने, यानी कि इसमें क्या होता है कि 1/रो, ये रो है, इंटू ए अपॉन एल, इस प्रकार से हो सकता है ना? ये आ जाएगा। तो ये जो रो 1/रो है, ये कप्पा के बराबर होता है, के, है ना? इसको हम कप्पा अभी बताएंगे आपको। यहाँ पर के इंटू, यहाँ पर क्या आएगा? ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? इसे हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास, देखो इसका जो मात्रक है बेटा, चालकत्व का मात्रक याद रखना है। क्या है चालकत्व का मात्रक? ये है सीमेंस। इसको क्या बोलेंगे? सीमेंस कहेंगे। और इसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एस से। ठीक, निरूपित किया जाता है ना? यह प्रति ओम या मोह भी कहते हैं इसको। देखो, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। प्रति ओम मोह हो गया, है ना? ये इस प्रकार से, है ना, कि तुल्य होता है, इसके तुल्य माना जाता है, बराबर माना जाता है ना? नेक्स्ट है इसमें कि विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य के विलयन भी क्या होंगे? विद्युत का चालन करते हैं। और ये तो हम तार के बारे में बता रहे थे अभी। देखो, ये जो ये कह रहा है विद्युत अपघट्य जो विलयन है, इसमें भी क्या होता है? विद्युत का चालन करते हैं, और विलयनों के प्रतिरोध की अपेक्षा उनका चालकत्व मापा जाता है ना? विलयनों की अपेक्षा, है ना? जो प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है ना? आर के व्युत्क्रम माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको दिखा सकते हैं। अर्थात क्या होगा? जी है विलयन का चालकत्व, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, कहलाता है। और चालकत्व क्या होगा? विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलता होती है। माना हमने कहा कि विद्युत चालकत्व क्या हुआ? तो ये हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा कितनी आसानी से उस विलयन में प्रवाहित हो रही है, वो क्या कहलाएगी? उसकी चालकत्व कहलाएगी। क्या कहेंगे बेटा? किसी को कहेंगे चालकत्व? चालकत्व कहेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई विलयन है, ये विलयन है ना? और इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, है ना? विद्युत प्रवाह किया, और वो बहुत आसानी से चल रहा है, आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना? तो ये कहता है कि चालकत्व क्या है? विलयन में
वैद्युत प्रवाह की सरलता को मापता है, कितनी सरलता से उसको यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही वो उसका चालकत्व कहलाएगा। ठीक है ना, ये चालकत्व हो जाएगा। अब चालकता और विशिष्ट चालक, यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना इन शब्दों में हेर फेर होता है, इतना कठिन हो जाते हैं शब्द। देखो चालकत्व हो गया, एक अभी हमने पढ़ा चालक, क्या पढ़ा इससे पहले, क्या पढ़ा था, देखो हमने चालकत्व पढ़ा है ना। इससे पहले देखो दो शब्द हमने पढ़े, एक तो पढ़ा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये एक ही चीज है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता। दूसरा शब्द हमने पढ़ा बेटा चालकत्व, ठीक है ना, क्या पढ़ा चालकत्व, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, ये चालकत्व हो गया। तीसरा शब्द इसी में क्या है, देखो ये देखो चालकता। अब चालकत्व नहीं है, चालकत्व अलग शब्द हो गया। देखो चालकत्व ये शब्द अलग है, ये कंडक्टेंस है, लेकिन यहाँ क्या है चालकता, और चालकता को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है ना। चालक, जो चालकता शब्द है इसको बोला जाता है विशिष्ट चालकत्व, और चालकत्व अलग चीज है। ठीक है ना, ये है सहजता, किस सहजता के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी विलयन में, है ना। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यहाँ पर किसका, जो कप्पा होगा, ये कह रहा है प्रतिरोधकता का प्रतिलोम है। प्रतिरोधकता कौन हो गई, अब प्रतिरोधकता क्या थी, मैं बताया था बेटा प्रतिरोधकता क्या है, थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रहेगा आपको। प्रतिरोधकता क्या थी, किससे दिखाते थे हम प्रतिरोधकता, बताइए बेटा, याद होगा प्रतिरोधक, नहीं याद है फिर वापस देखता हूँ, दिखाता हूँ, है ना। देखो तो यहाँ कोई दिखाई दे रहा प्रतिरोधकता, यहाँ दिखाई दे रहा प्रतिरोधकता, कहाँ है प्रतिरोधकता, कहाँ है बेटा प्रतिरोधकता, ये दिखाई दे रहा, किसको दिखा रहे हैं हम इसे, रो को। बिल्कुल वेरी, याद आया है ना। और इसको ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध ये एक ही चीज है। ठीक है ना? तो यहां हमें सी पर जाना है। देखो यहां पर क्या है, विशिष्ट, ये देखो ये कह रहा है कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, प्रतिरोधकता का प्रतिलोम का मतलब 1/, क्या लिखूं मैं इसमें, बोलो बेटा प्रतिरोधकता क्या था, रो। हाँ 1/रो, है ना। देखो प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता, है ना, या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, चालकता। और देखो जिसे हम के से, यानी कि ग्रीक शब्द होता है कप्पा, इसको कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1/रो आएगा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले रखा था, यहाँ पर हमने एक वैल्यू रखी थी, देखो कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो जब हमने इसको क्या किया था, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, जी इज इक्वल टू हमने लिखा था 1/r, और इसकी वैल्यू को हमने लिखा था ए, फिर क्या लिखा था, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/रो, और यहाँ पर आएगा इस टाइप से, है ना, इसको इस वैल्यू को इससे लिखा जाए। तो क्योंकि हमने 1/रो को हमने क्या लिखा था, कप्पा लिखा था, कप्पा इंटू ये कप्पा है, और इसी कप्पा को ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या होगी, जो ये वैल्यू होगी, ठीक है ना, किस प्रकार से आएगी, देखो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू 1/रो के बराबर होगा, है ना। तो कप्पा इज इक्वल टू फिर क्या होगा, फिर यदि हम कप्पा को देखते हैं, कप्पा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1/r इंटू L/A के बराबर हो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, क्योंकि हम विशिष्ट प्रतिरोध फिर कहाँ से निकालेंगे,
विशिष्ट प्रतिरोध हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने R इज इक्वल टू क्या पढ़ा, रो L अपॉन ए पढ़ा। ठीक है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे तो देखो, इससे हम कप्पा भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने क्या पढ़ा था हमने, R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, रो, ये रो था और L अपॉन ए था, है ना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, रो निकाल सकते हैं। देखो रो यदि हमें निकालना होगा तो रो बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, R इंटू ए हो जाएगा, है ना, R इंटू ए। देखो R इंटू ए ऊपर चले जाएगा और अपॉन L आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रो बराबर क्या आ गया, रो बराबर हमारे पास आ गया R इंटू ए अपॉन L हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखो, कप्पा इज इक्वल टू क्या था, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो था, तो 1 अपॉन रो की जगह इस वैल्यू को रख लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन R इंटू ए अपॉन L। तो ये L ऊपर चले जाएगा तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ कप्पा इज इक्वल टू क्या आएगा, L अपॉन R इंटू ए, ये तो वैल्यू आएगी। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन R लिखा जा सकता है और इंटू L अपॉन ए लिखा जा सकता है। ये इस प्रकार से निकाला जा सकता है ना। यहाँ पर कप्पा की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये वैल्यू आ गई और इसको R अपॉन ए, ये C के बराबर होता है। अब एक नया शब्द आ गया C, और C क्या होता है, बताएंगे आपको। देखो यहाँ चालकता का जो एसआई मात्रक होगा सीमेंस पर मीटर, है ना, मीटर के रूप में या सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो मात्रक होगा मीटर या सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा इसमें सीमेंस का जो मात्रक है, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा, मुझे लगता है नेटवर्क का आवाज आ रही है बेटा?